नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दिल्ली दौरा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और आगामी कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। मंगलवार को उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक हुई थी और सांसदों की अगुवाई में संपर्क अभियान चलाने का फैसला हुआ है। सांसदों की बैठक में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे थे। तो आगामी कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव को लेकर यहां चर्चा होगी। मंगलवार को उत्तराखंड बीजेपी के सांसदों की बैठक हुई थी। तो उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दिल्ली दौरा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह दिल्ली दौरा है और इस दौरान कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, कई दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी इस पे पीयूष दिल्ली से हमारे संवाददाता देंगे। पीयूष, महेंद्र भट्ट का दिल्ली दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे में? देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनकी मुलाकात कई नेताओं से हुई। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगर हम बात करें तो उनसे उनकी मुलाकात हुई। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से उनकी मुलाकात हुई। कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रालय से जुड़े हुई जितनी परियोजनाएं हैं जो राज्यों में चल रही हैं उसको लेकर चर्चा हुई। क्योंकि कल देर रात एक बड़ी बैठक, करीब 3 घंटे तक बैठक हुई है उत्तराखंड को लेकर और उत्तराखंड के तमाम जो राज्यसभा लोकसभा सांसद हैं वो इसमें मौजूद रहे। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे और ये बैठक रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के आवास पर हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं किस तरीके से राज्य में पहुंचाया जाए इसको लेकर चर्चा हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव भी चूंकि नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी की ओर से क्या कुछ कवायद की जा सकती है ताकि भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती दिलाई जा सके, इसको लेकर भी चर्चा हुई। चूंकि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं और कहीं ना कहीं 3 दिनों का जो दौरा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो काफी कहीं ना कहीं इस दौरान महत्वपूर्ण रहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कई और कार्यक्रम भी, और यहां दिग्गज लगातार अब मंथन कर रहे हैं। तो आगामी कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव को लेकर यहां चर्चा होगी। तो सांसदों की अगुवाई में संपर्क अभियान चलाने का यहां पे फैसला हुआ और उत्तराखंड में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अभी से बड़े प्रस्ताव सरकार को मिलने लगे हैं और इस कड़ी में आईटीसी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कागज फैक्ट्री स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है। जबकि ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल उत्तराखंड में 3 बड़े होटल रिजोर्ट बनाना चाहता है। इसी प्रकार अपोलो ग्रुप उत्तराखंड में बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना चाहता है। सचिव सीएम आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक अभी ये शुरुआती प्रस्ताव हैं, अभी और भी बड़े प्रस्ताव आने हैं और कंपनी लगातार संपर्क कर रही है, यानी जो कंपनी है वो लगातार संपर्क कर रही है, संपर्क में है। मैं उदाहरण स्वरूप कुछ लोगों का नाम ले लूं तो एक तो आईटीसी अपने 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करना चाहते हैं और उनको 4 स्टेट से ऑफर मिले हैं लेकिन उनका फर्स्ट चॉइस उत्तराखंड है। देन दूसरा ओबरॉय ग्रुप अपने 3 होटल्स यहाँ पर खुलवाना चाहते हैं। तीसरा अपोलो अपने हॉस्पिटल के साथ साथ अपना मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बनाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स हैं। इसके अलावा भी और कई लीड्स हैं जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कई लोगों से हम लोग संपर्क साध रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इन्वेस्टर समिट के जो मेन इवेंट है उस तब तक के लिए हम लोग लगभग 25,000 करोड़ के निवेश का ग्राउंडिंग। खबर देहरादून से है, जहां कारगिल शहीदों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी और विजय दिवस पे आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने कारगिल शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और गांधी पार्क में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवानों ने बलिदान दिया था। तो गांधी पार्क में सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी यहां पहुंचे।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कारगिल विजय दिवस पे अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया था और इस विजय अभियान में भारतीय सेना के कई शूरवीरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के कई वीर सैनिक शामिल थे। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है, जिस पर हम सभी को गर्व है। युद्ध में 547 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिसमें उत्तराखंड के 75 सैनिक थे। सबने, हर भारतीय ने, हर उत्तराखंडी की तरफ से आज हमने अपने वीर जवानों को ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि पेश की है। आज से 24 साल पहले कारगिल में जो विजय हासिल की थी भारतीय सेना ने, अपने आप में अलग थी। आज हम सब के लिए उन 500 से ज्यादा 547 शहीदों को याद करने का दिन है। और आपको याद होगा कि 4 परमवीर चक्र और 11 महावीर चक्र, उनकी जो करेज, वेलर, डेडिकेशन। और टिहरी के बोराड़ी में कारगिल युद्ध के शहीदों को टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीदों की वीर नारियों का टिहरी विधायक, जिला प्रशासन, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी। ये जो अवसर है कारगिल शहीद दिवस का, इस अवसर पर हम लोगों ने सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा की है और मैं इसमें डायरेक्शंस भी जारी करूंगा कि हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पूर्व सैनिक हो या वीर नारियां हैं या फिर पूर्व सैनिकों के जो परिवार हैं, उनकी जो भी समस्याएं किसी भी भाग में अगर लंबित है तो उसको प्रायोरिटी पे क्लोज किया जाए और उनको निस्तारित किया जाए। साथ ही इसके लिए एक सेपरेट हम लोग एक सेल भी गठित करेंगे जिला सैनिक कल्याण विभाग में, जो कि सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि उसको हम लोग रूटीन मैटर में न लेकर प्रायोरिटी पे उसका निस्तारण करें। इसके साथ ही जो सैनिक हमारे अभी बॉर्डर्स पे तैनात हैं, उनकी भी कभी कभी हमारे पास लेटर्स आते हैं। साथ ही सीआरपीएफ जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके भी कई जो जवान हैं, गबर सिंह जी से लेकर के और हमारे जितने शहीद हैं, आज अगर हम बहुत शांतिपूर्वक यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, आप यूक्रेन की स्थिति देखिए तो वहाँ के तो राष्ट्रपति भाग रहे हैं, 26 ठिकाने जो है वो बदल रहे हैं। तो अगर हम ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अगर हम सुरक्षित हैं, अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं, अगर हम समाज में और देश में सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं, तो उनका सारा का सारा श्रेय इन बलिदानियों को जाता है और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके परिवार की जितनी हो सके उनकी सेवा कर सकें। और मैं सब लोगों को बधाई देता हूं कि हमारी गढ़वाल रेजिमेंट ने, गढ़वाल राइफल ने जिस तरह से हमारी रक्षा की है, मैं सच कारगिल विजय दिवस पे अल्मोड़ा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शहीद परिवार की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया और इस दौरान वीरांगना सावित्री देवी, पत्नी शहीद लॉन्स नायक हरीश सिंह देवी ने कहा कि सरकार ने उनकी सारी मांगे पूरी की हैं, लेकिन आज तक उनके गांव में सड़क नहीं है, इससे उन्हें दिक्कत होती है। कारगिल दिवस के इस अवसर पर, जिसको हम सब शौर्य दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, मैं उन महान जो लोग इस दिवस पर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और ये हम सब के लिए बड़े गौरवशाली का क्षण है कि कारगिल जैसी जो लड़ाई, जिसको हमारे वीर सैनिकों ने अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने वीरता से इस लड़ाई को कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि 8,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ाई हुई थी, वहाँ पर ये लड़ाई में विजय प्राप्त करने। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए बुधवार को गुरुवार के लिए 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 26 और 27 जुलाई को 5 जिलों में तेज बारिश हो सकती है और नैनीताल, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बाकी अन्य राज्यों में भी, यानी जो जिले हैं, माफ कीजिएगा, जो अन्य जिले हैं उसमें भी भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश रहने की संभावना जताई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 25 तारीख जुलाई की है, तो 25 और 26 ये 2 दिन देखें तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ रही है
और जहाँ तक है हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में मिलेंगी, लेकिन भारी से बहुत भारी बारिश की बात करें जिसके लिए कि ऑरेंज अलर्ट भी हमने रखा है आज 25 के लिए, तो उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट्स में बोलूँ तो देहरादून, हरिद्वार और इसी तरह पौड़ी और रुद्रप्रयाग को रखा गया है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आज जो ऑरेंज अलर्ट हमने रखा है और इसमें हैवी से वेरी हैवी रेन की संभावना है। बल्कि देहरादून में एक अच्छा शावर जो है मिला भी है। सहस्त्रधारा जो क्षेत्र है वो करीब 65 mm जो है 1 घंटे से कम में भी जो है उतनी बारिश मिल गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो एक्टिविटी है इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो मैंने अभी बोले हैं उसमें संभावना है। और अन्य जो जनपद है उसमें भी हैवी रेन्स जो है हिल्स में खास कर बात करें तो वो रखी गई। और भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे नंदप्रयाग के पास सड़क पर मलबा गिरने से वो बाधित हो गया, जिससे हाईवे के दोनों तरफ वाहन फंस गए। वहीं मंगलवार रात हुई बारिश के चलते कर्णप्रयाग और ग्वालदम हाईवे भी मैणा छिड़े के पास बंद हो गया, जिसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में स्थित महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बीजेपी मसूरी मंडल के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर चले महाजन संपर्क अभियान की समीक्षा की। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि देश का संपूर्ण विपक्ष एक होकर मोदी जी के विजय यात्रा को रोकने का काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश की जनता जानती है कि 9 साल में प्रधानमंत्री ने देश को किन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जोशी ने दावा किया कि 2024 में मोदी जी देश की जनता के सहयोग से 350 से अधिक सीटें जीतकर देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। देश को 9 साल के अंदर इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, क्योंकि आज विदेशों के अंदर 74% एक मैगजीन के सर्वे में 74% के साथ मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता बने। किस प्रकार विदेश में उनको बॉस कहकर संबोधित किया। और आज विपक्षी ताकतें एक होकर मोदी जी को रोकना चाहती हैं, लेकिन एनडीए का गठबंधन जब बेंगलोर में ये 24 दल बैठे हुए थे तो दिल्ली के अंदर 32 दल एनडीए के साथ में आए। और आज लोग पार्टियां छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं कि उनको लगता है कि अगर देश का विकास कर सकता है, देश को सोशल मीडिया में इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। हालांकि करण माहरा इस वीडियो को एडिटेड बता रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि उन्होंने गढ़वाल के लोगों की तारीफ की है। वहीं करण माहरा का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी से जुड़े पदाधिकारी और मंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और गढ़वाल के लोग हैं उन पर दिए गए बयान को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको नकारा जा रहा है, उस कारण वो बहुत बौखलाहट में हैं। और जिस तरह से उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए कि पूरी दुनिया गढ़वाल के लोगों पर थूक रही है कि अंकिता भंडारी प्रकरण पे उन बात क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही अपमानजनक बात उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए कही है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे गढ़वाल के लोगों से और अपने मानसिक संतुलन को भी संभाल कर रखें, क्योंकि गढ़वाल की जनता बहुत ईमानदार जनता है और हमेशा वो सच्चाई का साथ देती है। अंकिता भंडारी प्रकरण जो बहुत दुखद घटना हमारे प्रदेश के अंदर हुई थी, उस घटना की सभी जो एजेंसी वो जांच कर रही है। करण मेहरा का बयान जो मैंने सुना है, ये बयान बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो गढ़वाल की जनता पर जो आरोप लगाया, जो आक्षेप लगाया है, मैं समझता हूं कि ये उनकी हताशा का परिणाम है, क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। और कांग्रेस के आह्वान पर, कांग्रेस की अपील पर अगर जनता नहीं जुड़ रही है तो ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि गढ़वाल की जनता पर थूकना चाहिए, तो मुझे लगता है तो थूकना तो कांग्रेस पर चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्षता के साथ में अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच स्टेप से करवा रही है। देखिए 2000 लोग उस दिन थे और मेरा पूरा भाषण का मुख्य पार्ट काट कर एक छोटा सा दिखाया, उसमें थूक रहे हैं नहीं कहा,
मैंने कहा अगर आप आज भी नहीं जागेंगे, अपने स्वाभिमान को नहीं जगाएंगे कि आपकी बेटी के संग इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, तो गढ़वाल के वीरों तुम पर लोग थूकेंगे। मैंने कहा, मैंने जिक्र किया राम प्रसाद नौटियाल जी का जो फ्रीडम फाइटर है, मैंने जिक्र किया था जीत सिंह नेगी जी सिंगर साहब का और नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो बहुत बड़े कलाकार हैं, मैंने जिक्र किया था रिजवान सिंह जी जो विक्टोरिया क्रॉस के जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, मैंने जिक्र किया था श्रीदेव सुमन साहब का, मैंने जिक्र किया था गब्बर सिंह जी का, मैंने जिक्र किया था मोला राम जी का जिन्होंने गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी व्यक्ति को गढ़वाल कुमाऊं देसी परदेसी, क्योंकि उत्तराखंड तो एक मिनी भारत है, हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इस प्रकार की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि उनको अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम देहरादून ने पालतू कुत्तों का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है और जिन लोगों के पास पालतू कुत्तों का लाइसेंस नहीं है उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब तक कई लोगों पर ऐसी चालान की कार्रवाई की गई है और इसके लिए नगर निगम टीम गठित करने जा रही है। ये टीम शहर की सोसाइटी में जाकर छापा मारेगी और उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। निगम की टीम ने शहर की 60 सोसाइटियों को नोटिस जारी कर लोगों से कुत्तों का पंजीकरण कराने की अपील की है। नगर निगम अधिनियम में लिखा हुआ है कि कोई भी पशु, कोई भी श्वान पशु यदि नगर निगम निकाय एरिया में पाला जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। 2021 में भी हम लोगों ने इसमें एक अभी वो चलवाया था और पहले साल हमें अप्रत्याशित रूप से 4000 हमने श्वान पशुओं के लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष में बनाए थे। उसके अगले वर्ष भी 3400 रजिस्ट्रेशन हमारे वहाँ नगर इसमें हुए हैं। 600 रजिस्ट्रेशन की पहले वर्ष की तुलना में कमी आई। तो इस वर्ष भी हमने इसे अप्रैल से ही जागरूक उसमें लिया था, अभियान के रूप में लिया हमने। जितनी भी RWAs हैं, रेजिस्टेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWAs, उनको हमने नगर निगम। लक्सर के पुरखाजी हाईवे पे नीलगाय सामने आने से अनियंत्रित हुई कार की ई रिक्शा से टक्कर हो गई। हादसे में ई रिक्शा में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी और ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हुए। कार सवार लोगों को भी मामूली चोट आई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया जबकि उसकी पत्नी और एक रिक्शा चालक जो है उसको गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये आज इधर आते हुए बता रहे कि इधर माया आ गया था, उसे बचाने के चक्कर में ये रिक्शा से दुर्घटना हुई है। बड़ा दुख हुआ हमें पता चला तो भगत सिंह भाई हम देखने के लिए भी आए। एक की मृत्यु भी होगी बता रहे इसमें, लेकिन इस तरह से ये जो दुर्घटना हुई है उसका बड़ा शोक है। और थोड़ा सा और विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट का 148वां जन्मदिन मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कॉर्बेट संग्रहालय में आयोजित जन्मदिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत ने कॉर्बेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और इस मौके पे उनकी जीवनी के आधार पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि जिम कॉर्बेट एक शिकारी और महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिनने नरभक्षियों से निजात दिलाने के साथ ही 6 किताबें भी लिखी थी और इनमें से कई पुस्तकें पाठकों को काफ़ी पसंद भी आई, जो आगे चल के काफ़ी लोकप्रिय भी हुई। जन्मदिवस है और इसके उपलक्ष्य में कॉर्बेट ग्राम विकास समिति द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। ये ऐतिहासिक प्रांगण है, यहाँ जिम कॉर्बेट का ही आवास हुआ करता था, यहाँ उनको बहुत समय बीता है और आज एक नाटिका भी यहाँ पर आयोजित की गई। उसके अलावा फिल्म शोज़ का आयोजन किया गया। उसके अलावा जो हमारे लोक नृत्य हैं उनका भी आयोजन किया गया और इससे एक संदेश देने का प्रयास किया गया है वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण का। कॉर्बेट ग्राम विकास समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विभिन्न होम स्टेज से लोगों को जोड़ा गया है, आय के वैकल्पिक स्रोत लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं और इस कार्यक्रम को और इस प्रयास को और अधिक बल देने के लिए कॉर्बेट प्रशासन भी लगातार कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के साथ मिलकर काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में टूरिस्ट के लिए गंगा के उद्गम स्थल पार्क के वन विभाग के जो यहाँ के कॉर्बेट समिति है उनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हुए। कॉर्बेट साहब का जन्मदिन पर मैं 2-3 बार आया हूँ, लेकिन ऐसे कार्यक्रम नहीं हुए। आज बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और कुछ फिल्में भी दिखाई। कॉर्बेट साहब का जीवन बहुत ही एक अनूठा जीवन है
उन्होंने यहाँ के जो गंगा के उद्गम स्थल देवप्रयाग से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोले जाने से सौट गांव के ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के भीतर शराब की दुकान यहां से नहीं हटाई गई तो ग्रामीणों का प्रदर्शन उग्र रूप ले लेगा। ग्रामीणों ने बताया कि शराब की दुकान के 100 मीटर के दायरे में ही एक विद्यालय और एक प्रसिद्ध मंदिर भी है और शराब की दुकान खुलने से महिलाएं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। अपने आप मतलब सब कुछ मतलब इसका मतलब तो यही लगता है कि जिसके पास पैसा है वो जो चाहे सो करा ले। अभी डीएम साहब के पास गए थे, सारी महिलाएं भी और हम लोग भी गए थे। डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि हम इस पे पुनर्विचार करेंगे, लेकिन कोई विचार नहीं। वही बात है ना, मतलब वो जो मन में आए वो कर दो, जब मन में आए पुल बंद कर दो। वही उसी पुल पे आज भी लोग जा रहे हैं। तो क्यों किया तुमने पुल बंद? इतने सारे लोगों को परेशान करके क्या फायदा हुआ तुमका? बाजार का जो पुल बंद किया था और ये ठेका खोल के मतलब आज तुम दुनिया को ये दिखाना चाहते कि हम सरकार का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। क्या रेवेन्यू बढ़ा रहे हो तुम? अगर यहाँ सौड़ में पानी की किल्लत है तो एक पानी की टोटी तो आप दे नहीं पा रहे हो, तो पानी की जगह तुम ये प्याव खोल रहे हो, शराब की प्याव। ये मांग है जल्द से जल्द ये ठेका यहाँ से हटाया जाए। इससे हमारे गांव को सबसे बड़ा खतरा है कि जितनी भी लेबर यहाँ परियोजना में काम कर रही है सब बाहर की आ रखी है और जब से ठेका खोला है ये शराब के नशे में दिन भर घूमते हुए दिख रहे हैं और हमारी महिलाएं यहाँ घास के लिए आती है और जंगल आती है बकरियां चराने के लिए, तो उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहीं बगल पे हमारा प्राइमरी स्कूल है 100 मीटर की दूरी पे। स्कूल के होते हुए भी यहाँ ठेका खोला गया और यहीं नीचे हमारा ताराचंद सूर्य मंदिर है जहाँ हमारे पूरे गांव की महिलाएं वापस गांव आती है जिनकी शादियाँ हो गई। बहुत बड़ा फंक्शन होता है यहाँ, यही इसी जगह पे नीचे सामने मंदिर है, 100 मीटर की दूरी नहीं है, तब भी जबरदस्ती हमारी आस्था को ठेस पहुंचा है। जैसे हमारा ये सफदर खाल की दुकान थी तो मतलब पॉलिसी में जो हमारी पॉलिसी आई थी इस साल की उसमें प्रावधान किया गया था कि अपने कुल राजस्व अगर 5% जमा करेंगे तो उसे उप दुकान दी जाएगी, तो उसको भी उप दुकान दी गई थी। और शोर में भी हम लोग भी कहीं पे भी कोई दुकान खोलने से पहले उसका जो हमारे नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार ही हम दुकान को खोलते हैं। उन नियमों के अंतर्गत भी जो इस शोर में दुकान खोली गई है वो आबादी क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर है और वहाँ आसपास में ना कोई आबादी है, ना कोई बाजार है, ना कोई मंदिर है, ना मस्जिद। अवैध खनन के कारण मालन नदी का पुल टूटने के बाद भी खनन माफिया बाज नहीं आ रहे और अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। वहीं वन विभाग भी लगातार अवैध खनन पे सख्त रुख अपना रहा है, जिसमें वन विभाग ने मालन नदी में अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर और कोडिया चेकपोस्ट से बिना रेवेन्यू के रेत से भरा ट्रैक्टर को पकड़कर रेंज कार्यालय में लाकर उसे सीज कर दिया। माफिया जो है कि ये कई वर्षों से यहाँ पे खनन करते आ रहे हैं। हमने अपने स्तर से इसमें काफ़ी हद तक जो है कि लगाम लगाई है और आगे भी हम लगाम इनको प्रयास कर रहे हैं, इनको जो है कि इन पर कार्रवाई हो रही है और हो भी रही है, आगे भी होगी। अभी कल भी हमने जो है कि एक ट्रैक्टर में सूचना प्राप्त हुई कि ये मालन नदी में खनन कर रहे हैं, तो हम रोड बना रहे थे, कंडी रोड जो पैकरी मार्ग खोला गया है आम जनता के लिए, तो हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे मालन नदी में एक अवैध खनन ट्रैक्टर चल रहा है। तो हम तत्काल मौके पर गए, हमने स्वयं स्टाफ लेके और उसे बिल्कुल तुरंत पकड़ करके और रेंज। मसूरी के विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान सेंट जॉर्ज कॉलेज में 50 जैकी मेमोरियल फुटबॉल के महाकुंभ का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने शुभारंभ किया। बता दें कि 1972 में स्वर्गीय जैकी गुप्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत सेंट जॉर्ज कॉलेज के छात्र जैकी, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे थे, वो एक शानदार फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनके आकस्मिक निधन के बाद कॉलेज और परिवारजनों ने उनकी स्मृति में इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया था, जो कि आज अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर कॉलेज के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। इस दौरान गीता धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भारतीय फुटबॉल टीम ऊंचाइयों को छुएगी। India is doing very well at the moment, and I think there is a lot of याद फुटबॉल टूर्नामेंट का सुंदर आयोजन किया गया है, जो कि जैकी जो बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे और यहाँ के स्टूडेंट भी रहे, उनकी याद में ये फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हुआ है। और इस आयोजन में बहुत सी टीमों ने
कई सारे स्कूलों ने प्रतिभाग किया है, एकेडमीज़ ने प्रतिभाग किया है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सभी आगे बढ़ कर के भारतीय टीम का हिस्सा बने और हमारे देश के लिए खेल करके अपना नाम और इस देश का नाम रोशन करें। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी हमारे सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल एंड पूरी टीम को कि उनके द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पे हो रहा है। ज़रूर जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।